नमस्कार। और इस वीडियो में हम डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा हर न्यूज़ के एमसीक्यूज़ करें हम, ताकि एक थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए एमसीक्यू की। और साथ ही साथ आई बिलीव अगर हम एमसीक्यूज़ करते हैं तो थोड़ा इंटरेक्शन भी रहेगा आपके और हमारे बीच में। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। जून के महीने में डेजर्ट ईगल 2 नाम की बायलैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज हुई थी दो देशों के बीच में। उनमें से एक इंडिया था। आपको बताना है दूसरा देश कौन सा था। आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, इजराइल, यूएई, कतर। देखिए, इसका आंसर है यूएई। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि आप जैसे आपको पता ही है, रिपब्लिक डे में भी हमारे जो गेस्ट थे इस बार 2017 के रिपब्लिक डे में, वो यूएई के क्राउन प्रिंस थे। तो एक तरीके से यूएई से रिलेटेड जो भी हमारी कॉम्बैट एक्सरसाइज हुई थी वो भी ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस न्यूज़ को थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ते हैं। डेजर्ट ईगल 2 इंडियन एयरफोर्स और यूएई एयरफोर्स के बीच में दूसरी ऐसी बायलैटरल एक्सरसाइज थी। ये 22 मई को शुरू हुई और 3 जून को कंक्लूड की गई, मतलब 10 दिन की एक्सरसाइज थी ये। और ये कहाँ पर हुई? ये एक्सरसाइज हुई थी अबू धाबी में। डेजर्ट ईगल 2 में हिंदुस्तान की तरफ से आईएएफ के सुखोई 30 ने पार्टिसिपेट किया और यूएई की तरफ से उनके अमेरिकन मेड F-16 ने पार्टिसिपेट किया। जून के महीने में ही डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई, जिसके फार रीचिंग रेपरकशंस होंगे इन द लॉन्ग रन। देखिए, हिंदुस्तान में अगर आपको हमारे डिफेंस सेक्टर की किसी भी कंपनी में या किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी थी किसी बाहर की कंपनी को, तो उनको एक लिमिट थी 49% की, अनलेस वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करने आ रही हो। अगर वो स्टेट ऑफ द आर्ट कैटेगरी में आती है तो उनको 49% से ज़्यादा की अनुमति दे दी जाती थी। मगर अब भारत सरकार ने ये रूल रिलैक्स कर दिया है। जून के महीने में भारत सरकार ने डिसाइड किया ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की कंडीशन है ये हटा दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी फॉरेन कंपनी को डायरेक्टली 49% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करने की छूट दे दी जाएगी। उनको अभी भी सरकारी अप्रूवल की ज़रूरत है, मगर अब ज़रूरी नहीं है कि वो फॉरेन कंपनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी में ही इन्वेस्टमेंट कर रही हो। वो और भी कुछ हो सकता है, एम्यूनेशन हो सकता है, गन्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है। अगर भारत सरकार को अप्रोप्रिएट लगा तो वो इस कंपनी को 49% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की अनुमति दे सकते हैं। और ये जो एफडीआई लिमिट है, इट हैज़ ऑल्सो बिन मेड एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल बना दी गई है टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल आर्म्स एंड एम्यूनेशंस। और ये कवर किया गया है अंडर आर्म्स एक्ट 1959 के अंदर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है वरुण अस्त्र इनमें से क्या है। क्या ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर क्या एक एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रम आदित्य के लिए, या फिर एक एडवांस्ड हैवी वेट टॉर्पीडो है, या फाइनली क्या एक नॉन जीपीएस बेस्ड हैवी वेट टॉर्पीडो है। एक बार अटेम्प्ट करिए ये। ऑलराइट, आंसर टाइम। देखिए, ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये एक डिफेंस सिस्टम है फॉर विक्रमादित्य? जी नहीं, ये भी नहीं है। शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि ये एक टॉर्पीडो है, मगर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में परहैप्स थोड़ा कंफ्यूजन होगा। देखिए, आपको याद रखना है कि ये एक जीपीएस बेस्ड हैवी वेट टॉर्पीडो है, तो ऑटोमेटिकली फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाती है। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं अच्छे से कि वरुण अस्त्र बेसिकली है क्या और भारत सरकार के किस डिपार्टमेंट ने इसे डेवलप किया। वरुण अस्त्र एक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। मतलब कि अगर किसी शिप को जो अंडर वाटर नहीं तैरती, ऑफ कोर्स शिप अंडर वाटर नहीं तैरती, कोई फ्रिगेट को, किसी पनडुब्बी को डुबाना हो, तो वो वरुण अस्त्र का सहारा लेगी। आप फोटो पे देख पा रहे होंगे, ये वरुण अस्त्र को लॉन्च किया जा रहा है थ्रू अ फ्रिगेट। और ये जीपीएस बेस्ड है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, इट हैज़ जीपीएस बेस्ड लोकेटिंग एड विच इज़ अ यूनिक फीचर इन कंटेम्प्रेरी टॉर्पीडोज ऑफ द वर्ल्ड। अपने आप में हाईली एडवांस टॉर्पीडो है, और ऐसे टॉर्पीडो को इंडिया ने इंडिजिनसली डेवलप करके एक बहुत ही इलीट क्लब में अपना नाम शुमार कर दिया है। इंडिया उन 8 देशों में आता है जिनके पास कैपेबिलिटी है टू डिज़ाइन एंड बिल्ड सच एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम्स। इसे डेवलप किसने किया है? इसे डेवलप किया है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ऑफ द डीआरडीओ। तो आपको ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और इसको मैन्युफैक्चर करता है भारत डायनामिक्स लिमिटेड विद असिस्टेंस ऑफ एनएसटीएल। एनएसटीएल की आपको फुल फॉर्म वहाँ पे दी गई है। सो ये है वरुण अस्त्र, याद रखिएगा। आई थिंक
15 या 16 का जो प्रीलिम्स था उसमें भी एक टॉर्पीडो से क्वेश्चन आया था, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट। बट एनीवे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वरुण अस्त्र, याद रखिएगा इसके बारे में। मूविंग ऑन, आपको बताना है कि हेग कोड ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है कि द हेग कोड ऑफ कंडक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 नवंबर 2002 एज एन एग्रीमेंट टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। सेकंड है कि इजराइल ने सब्सक्राइब कर रखा है हेग कोड ऑफ कंडक्ट को। थर्ड स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान ने सब्सक्राइब कर रखा है हेग कोड ऑफ कंडक्ट को। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। ऑलराइट, सो होपफुली आपने वैसे भी अटैम्प्ट कर लिया हुआ है। क्वेश्चन में आंसर बता देता हूँ आपको। पहली स्टेटमेंट तो ऑफकोर्स सही है, ऑप्शन देके पता लगी गया होगा, 1 इज करेक्ट, दैट इज अ गिवन। आपको बताना था कि सेकंड या थर्ड में से कौन स्टेटमेंट सही है। देखिए, इजराइल एक सब्सक्राइबर नहीं है टू दी हेग कोड ऑफ कंडक्ट, ना ही पाकिस्तान है। सो आंसर हो गया ओनली 1। हेग कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और इंडिया क्या सब्सक्राइबर है हेग कोड ऑफ कंडक्ट का, जानते हैं। जून के महीने में ही इंडिया एक सब्सक्राइबर बना टू द हेग कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन। पर आखिर ये है क्या? देखिए, ये एक इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है जो बाय द वे लीगली बाइंडिंग नहीं है। अब आपको इसके नाम से थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल को की जो प्रोलिफरेशन है, उसकी रैपिड प्रोडक्शन जो देश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया, मगर कहीं से भी लीगली बाइंडिंग नहीं है। ये बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोडक्शन को बैन भी नहीं करता, बस ये कहता है कि रिस्ट्रेन रखिए, कम बनाइए, बहुत ही ज़रा ज़रूरत हो तो ही ये ऑप्शन को चूज़ करिए। क्योंकि देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कैरी करते हैं और अगर कभी वॉर छिड़ जाती है तो वो एक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था। आपको मेन याद रखना है कि बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड है, उसके अलावा लीगली बाइंडिंग बिल्कुल नहीं है और बैलिस्टिक मिसाइल्स को बैन नहीं करता, सिर्फ रिस्ट्रेन की एक तरीके से रिक्वेस्ट करता है उनकी प्रोडक्शन पे, टेस्टिंग पे और उनकी एक्सपोर्ट पे। MTCR काफ़ी न्यूज़ में रहा है थ्रू आउट दिस ईयर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग MTCR। पहली स्टेटमेंट है कि द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम वाज एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1987 बाय द G7 कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, Great Britain and USA. Second statement है MTCR was created in order to curb the spread of unmanned delivery systems for nuclear weapons, specifically delivery systems that could carry a payload of 500 kilograms for a distance of 300 kilometers. तीसरी स्टेटमेंट है Japan is not a member of MTCR and the final statement is Iran is not a member of MTCR. Okay, आंसर टाइम। होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए, पहली स्टेटमेंट सही है। ये यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताया, मगर उस वजह से जो ये यहाँ पे स्टेटमेंट्स है ये मत भूल जाना, इनको ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ सकता है UPSC प्रीलिम्स में। तो याद रखिएगा, G7 कंट्रीज़ ने 1987 में MTCR पहले बनाया था और खैर 300 किलोमीटर्स वाला जो ये रूल है ये तो सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा इसके बारे में अलग अलग वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। जापान क्या एक मेंबर नहीं है MTCR का? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जापान एक प्राउड मेंबर है MTCR का, बाद में बना था ऑफ कोर्स, मगर एक मेंबर है। ईरान, जी हाँ, नहीं है एक मेंबर MTCR का। कुछ और फैक्ट्स जो आपको याद रखने चाहिए MTCR के बारे में। इंडिया 35th मेंबर बना MTCR का। हेग कोड ऑफ कंडक्ट जिसके बारे में मैंने बात भी करी, उसको ज्वाइन करने के बाद इंडिया को काफ़ी सहायता मिली MTCR ज्वाइन करने में। ये आप किसी आंसर में भी ऐड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनली, इंडिया की मेंबरशिप 2015 में इटली ने ब्लॉक कर दी थी, क्योंकि रीज़न तो खैर उन्होंने ऑफिशियली कुछ दिया नहीं, मगर माना जा रहा था कि जो इटालियन मरीन स्टैंड ऑफ था उसकी वजह से ये उन्होंने ब्लॉक किया। जून 2016 में नेटो और उनके एलाइज ने कोल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर आपको पता है USA और USSR के बीच में चला बहुत ही लंबे समय तक, जब तक USSR टूट नहीं गया। तो इन दोनों के कोल्ड वॉर के ख़त्म हो जाने के बाद से लेकर अब तक सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करी रिसेंटली नेटो और उनके एलाइज ने, जिनका नाम था एनाकोंडा 16, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम था, AN-16 भी कहते हैं उसको। आपको बताना है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज इनमें से किस देश में करी गई। आपके ऑप्शंस हैं यूक्रेन, लटविया, पोलैंड, डेनमार्क।
ओके, होपफुली आपने वीडियो वॉच करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो इसका जो आंसर है वो है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीलिम्स या और कोई कंपेरेटिव एग्जामिनेशंस में आ सकता है ये। सहयोग हियोई ब्लड, या जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसकी, ये एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज थी इंडिया और कौन से दूसरे देश की। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑलराइट, आंसर टाइम। देखिए, इसका आंसर है साउथ कोरिया। जी हाँ, इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज हुई थी सोयोग हियोब्लॉइड, या जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो थोड़े से और फैक्ट्स जानते हैं इससे रिलेटेड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ये 5वां एडिशन था इस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज हुई थी बे ऑफ बंगाल, चेन्नई के पास। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। फाइनली, ये एक्सरसाइज एनुअली होती है, हर साल होती है, तो ये फैक्टर भी याद रखिएगा। 2016 की मालाबार ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज किस देश ने होस्ट करी थी? इंडिया, यूएस, हवाई, एक टापू है यूएस का हवाई, जापान या साउथ कोरिया? ऑलराइट, सो इसका आंसर है जापान। काफ़ी महत्वपूर्ण है मालाबार एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है और काफ़ी सिग्निफिकेंस है जियोपॉलिटिकली इसकी। तो याद रखिएगा, इस बार 2016 की मालाबार ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जापान में हुई थी। इंडिया ने अपना पहला इंटीग्रेटेड डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार कर लिया है। आपको बताना है कि ये डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क या डीसीएन किस शहर में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। सो आपकी ऑप्शंस है सूरत, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, श्रीनगर। देखिए, इसका आंसर है नई दिल्ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंटीग्रेटेड डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क इंडिया बहुत ही लंबे समय से इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा था और फाइनली इंडिया दोबारा से एक एलीट क्लब में शुमार हो गया है जिनके पास अपने खुद का एक डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क है और ये लॉन्च किया गया था नई दिल्ली में। ये एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 में रिमपैक, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज है, वो होस्ट की गई थी। आपको बताना है कहाँ हुई थी एक्सरसाइज, किस देश ने होस्ट की थी ये। आपके ऑप्शंस हैं हवाई, यूएस, इंडिया, विशाखापट्टनम, जापान, सी ऑफ जापान, यूक्रेन, नियर क्राइमिया। सो देखिए, इसका आंसर है हवाई, यूएस। हालांकि हवाई यूएस में इनकी शुरुआत हुई इस एक्सरसाइज की, बाद में जो कैलिफोर्निया का जो कोस्ट है वहाँ पर भी इन्होंने थोड़ी बहुत की, मगर प्राइमरीली जो ये एक्सरसाइज हुई थी ये हवाई ने होस्ट की थी। थोड़ा और जानते हैं रिमपैक के बारे में, काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इससे क्वेश्चन आने के लाइकलीहुड काफ़ी हाई है। रिमपैक, जो जैसे मैंने आपको बताया दुनिया की सबसे बड़ी मैरीटाइम एक्सरसाइज है, उसका 2016 का जो थीम था वो था कैपेबल अडेप्टिव पार्टनर्स। अच्छा, आपको ये भी बताना चाहिए कि ये हर साल नहीं होती, हर दूसरे साल होती है। तो 2016 में हुई, उससे पहले 2014 में हुई थी और इस बार 26 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। पिछली बार 24 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, 2 एक्स्ट्रा कंट्रीज़ ने इस बार पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ की लिस्ट आपके सामने है। इतना पूछेंगे नहीं कि किन किन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा, बट स्टिल आपकी नॉलेज के लिए आप ये लिस्ट पे भी नज़र डाल सकते हैं। मिसाइल सिस्टम बराक 8 से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स है आपके सामने। आपको बताना है कौन सी इनमें से सही है और कौन सी गलत है, या फिर दोनों सही है दोनों गलत है। पहली स्टेटमेंट है कि इंडिया, इजराइल और यूएस तीनों ने जॉइंटली इसको डेवलप किया है, इस सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका नाम है बराक 8। सेकेंड स्टेटमेंट है कि बराक 8 को वियतनाम भी इस्तेमाल करता है। आप एक बार अटैम्प्ट कर लीजिए। ऑलराइट, सो आंसर टाइम। देखिए, पहली स्टेटमेंट जो है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यूएस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ये इंडिया और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया है। सेकंड जो स्टेटमेंट है कि क्या बराक 8 को वियतनाम भी इस्तेमाल करता है, जी नहीं, इस वक्त बराक 8 को सिर्फ इंडिया और इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्री अज़रबैजान ने बराक 8 मिसाइल को टेस्ट किया है और बहुत ही जल्दी उसको खरीद लेगी। सो अभी के लिए इसका आंसर हो गया डी, बोथ आर फॉल्स। आईएनएस इंडिया रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। आपको बताना है इनमें से कौन सी गिवन स्टेटमेंट उसके बारे में सही है। पहली स्टेटमेंट है कि आईएनएस इंडिया, जो एक बेस डिपो शिप है ऑफ द इंडियन नेवी, उसने रिसेंटली अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की। सेकंड स्टेटमेंट है कि आईएनएस इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एज HMIS इंडिया इन 1941 और बाद में उसको रिक्रिश्चनाइज किया, उसको मतलब दोबारा से उसका नाम आईएनएस इंडिया दे दिया गया 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए, पहली जो स्टेटमेंट है इट इज़ इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि गोल्डन जुबली नहीं, प्लैटिनम जुबली रिसेंटली आईएनएस इंडिया ने सेलिब्रेट करी।
प्लैटिनम जुबली मतलब 75 ईयर्स हो गए हैं इसको। और दूसरी स्टेटमेंट सही है, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो हमारा आंसर हो गया ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली या कुछ महीने पहले एक्चुअली सिस्मोआ एग्रीमेंट साइन किया। आपको बताना है कि ये एग्रीमेंट आखिर किस बारे में है। पहली ऑप्शन है आपकी, सिस्मोआ विल अलाउ यूएस टू सप्लाई इंडिया विद इट्स प्रोप्राइटरी encrypted communications equipment and systems, allowing secure peacetime and wartime communications between high-level military leaders on both sides. दूसरी है कि सिस्मोआ से यूएस कंपनीज एयरक्राफ्ट बना पाएगी इंडिया में अंडर मेक इन इंडिया। तीसरी है कि सिस्मोआ विल हेल्प क्रिएट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम फॉर इंडिया। देखिए आंसर टाइम, तो इसका आंसर देखिए बी नहीं है, ठीक है, ए है, सी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी वगैरह या कोई मेक इन इंडिया के अंडर एयरक्राफ्ट बनाने हैं। बेसिकली ये जो सिस्मोआ को साइन करने के बाद यूएस इंडिया को अपना जो एनक्रिप्टेड होता है कोडेड मटेरियल जो होता है कम्युनिकेशंस का और इक्विपमेंट, वो इंडिया को सेल कर पाएगा, सप्लाई कर पाएगा, जिससे शांति के समय और जंग के समय जो हाई लेवल मिलिट्री लीडर्स हैं हमारे, जनरल्स या उनके नीचे लेफ्टिनेंट जनरल्स कह लीजिए, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन बना रहे, ताकि दोनों को समझ में आए कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। सिस्मोआ के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सिस्मोआ एक्रोनिम है फॉर कम्युनिकेशंस इंट्रोपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। रेवोल्यूशनरी एक एग्रीमेंट नहीं है ये, बहुत ही एक बेसिक एग्रीमेंट है जिससे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, जिससे पहले यूएस कतराता था, वो इंडिया और यूएसए के बीच में और ज़्यादा ईजिली हो पाएगा। कम से कम यूएसए का तो यही वर्जन है। सो आपको मेन याद रखना है कि इस सिस्मोआ का बेसिक पर्पस है वो क्या है। किस देश के साथ इंडिया ने पोसाइडन नाम के लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के लिए डील साइन करी है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, जापान, यूक्रेन, यूएस, फ्रांस। सो देखिए इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये एक पोसाइडन, जैसे आप अपने क्वेश्चन में ही देख पा रहे होंगे, बताया है इसके बारे में। एक तो इंडियन ओशन में जो सर्वेलेंस करनी है उसमें काम आएंगे। 4 खरीदे इंडिया ने बेसिकली, पहले आई थिंक 8 खरीद रहे, उसके बाद एडिशनल 4 और खरीद रहे हैं हम। और उसके अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी काम आएंगे। अगर मान लीजिए कोई पनडुब्बी जा रही है, चाइना फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, अगर कोई चाइना की कोई पनडुब्बी जा रही है तो ये ऊपर से ही पोसाइडन उस सबमरीन पे वार कर सकता है। सो आपको याद रखना है यूएस से हम खरीद रहे हैं ये। इंडिया ने कुछ महीने पहले प्रबल दोस्ती 16 नामक एक जॉइंट नेशन बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। आपको बताना है वो दूसरा देश कौन था जिसने इंडिया के साथ पार्टिसिपेट किया। आपकी ऑप्शंस हैं उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। तो देखिए सारी की सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, फॉर्मर सोवियत यूनियन के मेंबर रह चुके हैं। और दोस्ती एक्ट से आपको लग रहा होगा ये कुछ रशिया के आसपास की जो कंट्रीज़ होती हैं उन्हीं की लैंग्वेज लग रही है। तो ऑप्शंस काफ़ी टफ है। देखिए क्वेश्चन कभी कभी अपने आप में इतना टफ नहीं होता, पर ऑप्शंस काफ़ी टफ बना देती हैं। इसका आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, और ये एक्सरसाइज भी कजाकिस्तान में ही हुई थी। आई थिंक आपको इतना तो पता ही होगा कि इंडिया और रशिया के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इंदिरा। तो जो 8वां एडिशन था इंदिरा का, जो 2016 में हुआ, वो रशिया की किस सिटी में हुआ? आपके सामने ऑप्शन है व्लादिवोस्तोक, स्टालिनग्राद, जिसको अब वोल्गोग्राद भी कहते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग या सोची। ऑलराइट, सो आंसर टाइम। देखिए इसका आंसर सेंट पीटर्सबर्ग नहीं है, सोची भी नहीं है, स्टालिनग्राड भी नहीं है, स्टालिनग्राड भी नहीं है। इसका आंसर है व्लादिवोस्तोक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है। इंडिया के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रिसेंटली एक डील क्लियर करी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने की। तो आपको बताना है कि ये जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है हम किस देश से खरीद रहे हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑलराइट, सो आंसर टाइम। देखिए हम यूएस से नहीं खरीद रहे, फ्रांस से नहीं खरीद रहे, इजराइल से नहीं खरीद रहे, ये हम अपने पुराने दोस्त रशिया से खरीद रहे हैं। ज़्यादातर रिपोर्ट्स में बात की जा रही है हम 5 बैटरीज खरीदेंगे S-400 की, और इंडिया पहला देश नहीं होगा जो S-400 खरीदेगा रशिया से। हालांकि रशिया ने बहुत ही सिलेक्टेड कंट्रीज़ को ये S-400 बेचने का फैसला किया है, मगर इंडिया से पहले चाइना ये S-400 खरीद चुका है। S-400 बेसिकली कोई भी एयरक्राफ्ट अगर इंडिया की टेरिटरी में आ रहा होगा उसको 400 किलोमीटर्स की रेंज में हवा में ही गिरा देगा।
इसको अगर S-400 को इंडिया राजस्थान बॉर्डर पे जो पाकिस्तान के पास है वहाँ पे अगर डिप्यूट कर दे, तो पाकिस्तान के एयर स्पेस में भी जो भी उनके एयरक्राफ्ट होंगे उनको भी आसानी से गिरा सकता है। उसके अलावा कोई मिसाइल्स भी अगर इंडिया की तरफ आ रहे होंगे, तो अगर S-400 की रेंज में आते हैं वो, तो उनको गिरा दिया जाएगा। चांसेस है कि S-400 जो हमारी कैपिटल है और जो हमारी अदर इंपॉर्टेंट सिटीज़ है वहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके प्रॉपरली। INS अरिहंत सबमरीन काफ़ी हद तक न्यूज़ में थी रिसेंटली। आपको बताना है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है INS अरिहंत बिलोंग्स टू शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर क्लास। सेकंड स्टेटमेंट है कि इस न्यूक्लियर सबमरीन पे K-15 सागरिका और K-4 मिसाइल्स लगाए जाएंगे, उस पर आर्म किए जाएंगे उस पर। थर्ड स्टेटमेंट है कि इंडिया INS अरिहंत बनाने के बाद चौथा देश बन गया है जिसके पास एक न्यूक्लियर ट्रायड है। न्यूक्लियर ट्रायड आपको पता ही है, जो देश सरफेस से, वायु से और ओशन से, मतलब जल से वार कर सकता है, न्यूक्लियर मिसाइल्स से वार कर सकता है। सो ये स्टेटमेंट है कि इंडिया चौथा देश बन गया है एक न्यूक्लियर ट्रायड वाला, आफ्टर US, चाइना एंड रशिया। तो बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए पहली स्टेटमेंट सही है, जी हाँ SSBN क्लास की है INS अरिहंत सबमरीन, नो प्रॉब्लम्स देयर। और जी हाँ K-15 सागरिका नाम का मिसाइल और K-4 नाम का मिसाइल से ये लैस होगी। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, इंडिया फोर्थ कंट्री नहीं होगा। अभी बताऊंगा कि कितने कंट्रीज़ के पास एक न्यूक्लियर ट्रायड है। और तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अभी के लिए हमारा आंसर हो गया 1 और 2। अब देखते हैं कितने देशों के पास एक प्रॉपर न्यूक्लियर ट्रायड है इंडिया के अलावा। देखिए हिंदुस्तान छठा देश बन गया जिसके पास एक न्यूक्लियर ट्रायड है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब मैंने आपको बता दिया है। बाकी कंट्रीज कौन कौन सी है? रूस, US, UK, फ्रांस और चाइना। इंडिया ने 2016 में मित्र शक्ति नामक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इनमें से किस देश के साथ कंडक्ट करी? आपकी ऑप्शन है मंगोलिया, वियतनाम, ईरान, श्रीलंका। देखिए ये जो एक्सरसाइज थी ये हमने श्रीलंका के साथ कंडक्ट करी, और इस बार 2016 का जो एडिशन था ये हुआ था श्रीलंका में। ये एक्सरसाइज 2000 आई थिंक 13 में शुरुआत हुई थी इसकी, और 2015 एडिशन जो था ऑफ कोर्स इंडिया में हुआ था पुणे में। इंडिया और बांग्लादेश ने 2016 में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी जिसका नाम है संप्रीति। आपको बताना है कि ये एक्सरसाइज आखिर कहाँ कंडक्ट करी गई। ऑप्शंस हैं तंगेल, ढाका, पुणे हिंदुस्तान इंडिया, ढाका ऑफ कोर्स बांग्लादेश में है, जयपुर इंडिया, उदयपुर इंडिया। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है तंगेल, ढाका। संप्रीति 2016 में जो मेन फोकस था वो था काउंटर टेररिज्म और डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया और नेपाल ने रिसेंटली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी जिसका नाम था सूर्य किरण। आपको बताना है कि ये एक्सरसाइज आखिर कहाँ हुई थी। सलझांडी इन नेपाल, पुणे इन इंडिया, काठमांडू इन नेपाल या अजमेर इन इंडिया। सो देखिए इसका आंसर है सलझांडी इन नेपाल। याद रखिएगा, वैसे ये भी याद रखिएगा कि इंडिया और नेपाल की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम था सूर्य किरण। मिलिट्री एक्सरसाइजेस आर सुपर इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू रिमेंबर देम। रिसेंटली इंडिया ने रुस्तम 2 को टेस्ट किया, ये था क्या ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड लॉन्ग एंड्योरेंस कॉम्बैट कैपेबल ड्रोन था, या फिर एक एडवांस्ड रेडार डेवलप किया गया था DRDO, या फिर ये एक एडवांस रेडार है जिसे DRDO ने डेवलप किया है तेजस विमान के लिए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। फाइनली क्या ये एक न्यू नेवल डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया ने जॉइंटली डेवलप किया है विद आवर फ्रेंड इजराइल? सो द आंसर इज, देखिए सेकंड ऑप्शन जो है ये गलत है। ऐसा कुछ हमने डेवलप भी नहीं किया इजराइल के साथ। ये एक ड्रोन है, बेसिकली लॉन्ग एंड्योरेंस कॉम्बैट कैपेबल ड्रोन, और ऑफ कोर्स इंडिजिनसली डेवलप्ड है, हमने खुद बनाया है, नो वन हेल्प्ड अस। तो याद रखिएगा ड्रोन्स एक न्यू एज टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, और इंडिया जहाँ भी यहाँ पे प्रोग्रेस करता है इट बिकम सुपर इंपॉर्टेंट। सो रिमेंबर रुस्तम 2 ड्रोन। 2016 में पृथ्वी 2 मिसाइल को टेस्ट किया गया था। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसके बारे में सही है। पृथ्वी 2 ऑफ कोर्स एक सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। तो आपको बताना है इसकी रेंज क्या है। 350 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर्स, 300, 500। देखिए इसकी रेंज है 350 किलोमीटर्स। ऑफ कोर्स इसे चेन्नई से टेस्ट फायर किया गया था
2 स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी पे से चलता है इसका इंजन। और मेन आपको ये याद रखना है कि इसकी रेंज क्या है। इसके अलावा मैक्स ये भी याद रख लीजिएगा कि ये लिक्विड प्रोपेलेंट पे चलता है। ये पूछ सकते हैं कि इंजन क्या है इसका, और 2 स्टेज इसका लॉन्च सिस्टम है।